हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि आपको पता है मैं बिल्कुल आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगी, बिल्कुल बोर्ड ओरिएंटेड। पढ़ने को बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल मिनिमम आपको चीजें बताऊंगी जो कि है ना, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और आपको बोर्ड्स में थिंकेबल क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सको, वो कि बहुत ठीक रहेगा आपके लिए। बस आपको बैठना है, समझना है, सुनना है, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो लेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट, व्हाट इज रिसोर्सेज? आपको बचपन से पता है, आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन की सारी क्लासेस में अपन ने पढ़ा है, हर क्लास में चैप्टर होता है रिसोर्सेज। तो आपको पता है ये रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज वो होता है जो कि अपनी ह्यूमन बींग्स की नीड्स को फुलफिल करते हैं, और अपन को कहाँ से प्रोवाइड होते हैं? नेचर से प्रोवाइड होता है, जैसे कि water, soil, animal, plants, etc. तो एनीथिंग अवेलेबल टू द मैन दैट कैन बी यूज्ड टू फुलफिल आवर नीड्स, तो वो होंगे रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज की एक फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब एक फिजिकल एनवायरनमेंट से अपन क्या क्या लेते हैं? नेचर को लेते हैं, टेक्नोलॉजी को लेते हैं और इंस्टीट्यूशन को लेते हैं। तो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो जैसे ही अपन नेचर से लेंगे, उससे अपन टेक्नोलॉजी, अपन कुछ ना कुछ अपन उसको टेक्निक करके उसको चेंज करेंगे और अपने इंस्टीट्यूशन में उसको यूज लेंगे। तो ये होता है बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज सिंपल है, कुछ नहीं, आपको बैठना है और सुनना है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अपन देखते हैं तो कौन से रिसोर्सेज होंगे? बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो होंगे जो अपन को नेचर से मिलते हैं, और वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग्स होते हैं तो एग्जांपल हो जाएंगे ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, जैसे कि आप ये देख सकते हो। अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, तो जैसे स्टोन्स, माउंटेन्स, एज यू कैन सी। नेक्स्ट, अब अपन ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे अपन देखते हैं तो बायोटिक एंड अबायोटिक। अब अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको ये वो दिख जाएगा वहां पे आप समझ जाना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो फर्स्ट अपन देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकंड अपन देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपको पता है रिन्यूएबल कौन से रिसोर्सेज होते हैं? री और न्यू, जिनको दोबारा रिन्यू किया जा सकता है। जिनको दोबारा रिन्यू किया जा सकता है वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिनको अपन दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, एयर और एक सन, अपन सनलाइट भी कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को अपने ऑलमोस्ट आपने सबके घरों में देखा है, सोलर प्लांट्स लगे रहते हैं। सोलर प्लांट्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक तरीके से वो क्या हो गया? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, जिनको आप दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, वो हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल मतलब कि नॉन रीन्यूएबल, जिनको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता, और अगर रिन्यू होंगे भी तो मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स लग जाएंगे उनको दोबारा रिन्यू होने में, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स। तो ये आपको पता है कोल कैसे बनता है, पेट्रोल कैसे बनता है, फॉसिल फ्यूल्स कैसे अपन को मिलते हैं, ये सब थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस लग जाते हैं इसको रिन्यू होने में। तो ये हो गए अपने सोलर प्लांट्स और ये हो गए अपने कोल एंड पेट्रोलियम। तो नेक्स्ट, तो क्या पढ़ा अपन ने? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ा, एक पढ़ा अपन ने बायोटिक और एक पढ़ा अपन ने अबायोटिक। फिर अपन ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी से देखते हैं तो फर्स्ट हो गया रिन्यूएबल और सेकंड हो गया नॉन रिन्यूएबल। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे बढ़ाती हूँ और भी अपन टाइप के रिसोर्सेज देखेंगे। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब अपन ओनरशिप से देखते हैं तो ओनरशिप आता है फर्स्ट इंडिविजुअल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो आपके खुद के हैं, जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपका घर। तो वो रिसोर्सेज विच आर ओनरशिप अंडर द प्राइवेट हैंड्स, जो कि आपके प्राइवेट हैंड्स में है, आपके खुद के पास है। फॉर एग्जाम्पल प्लॉट्स हो गए, हाउसेज हो गए, और प्राइवेट हैंड्स में है ये आपके। सेकेंड है पब्लिक रिसोर्सेज। पब्लिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि पब्लिकली यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपके पब्लिक पार्क्स। वो रिसोर्सेज जो कि कॉमन यूज किए जाते हैं अपने, और
अपन कुछ टाइप्स देखेंगे पब्लिक रिसोर्सेज के। टाइप्स होते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, जो कि एक कम्युनिटी चलाती है। कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी वो होता है जो कि बहुत लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और वो उसको बोलते हैं अपन कम्युनिटी, और वो एक साथ उन रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो वो किसी एक पर्सन की नहीं होगी या सबकी नहीं होगी, वो एक कम्युनिटी की होगी। देन फिर आता है नेशनल रिसोर्सेज, फिर होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अपने नेशन के अंदर होता है। अपना नेशन क्या है? आप जरूर कमेंट्स करना, अपना नेशन क्या है? अपना नेशन है इंडिया। तो जो कि ओन करती है अपना खुद का नेशन, जैसे कि इंडिया। एग्जांपल्स हो गए अपने इंडिया में जो मिनरल्स मिल रहे हैं, अपने इंडिया में जो अपन माइन करते हैं, अपन को ओर मिलते हैं, फिर उनसे मिनरल बनते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? वो अपने खुद के हैं, अपन किसी से ले नहीं रहे, अपन किसी से, बल्कि अपन एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, उनको इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो होगा अपने नेशनल रिसोर्सेज। फिर होगा वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब अपने हैं। फिर उसके बाद होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होंगे जो कि पूरे इंटरनेशनल यूज किए जा रहे हैं। जैसे कि मानो एक ओशियन है, ओशियन में आपको चैनल्स बना दिए जाते हैं। चैनल्स बोले तो चैनल्स बोलते हैं कि कुछ बाउंड्रीज बना दी जाती है। मान लो इंडिया का अपना इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन है तो इंडियन ओशियन का एक चैनल बना दिया जाएगा कि इतने अंडर में आप इंडिया का ओशियन है, ये आगे जाके किसी और का हो जाएगा। तो वो इंटरनेशनल मतलब है कि वो बॉर्डर बना दिया। तो जैसे कि लिखा हुआ है बियॉन्ड 200 माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन बना दिया जाता है। इकोनॉमिक जोन मतलब कि आप लोग वहीं तक आपका ट्रेड और टैरिफ कर सकते हैं, बाकी उससे आगे आप लोग नहीं जा सकते। तो सिंपल है ये भी, आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल और प्राइवेट। प्राइवेट में अपन ने पढ़ा कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट आएगा। कुछ भी नहीं टेंशन लेनी, बहुत सारा हो गया मुझे पता है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसमें आएगा बायोटिक एंड अबायोटिक। फिर दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, फर्स्ट था रिन्यूएबल, सेकंड था नॉन रिन्यूएबल। फिर था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के बेसिस पर था प्राइवेट, पब्लिक, नेशनल, इंटरनेशनल और कम्युनिटी। फिर उसके बाद आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट आपसे पूछते हैं तो कुछ नहीं, पोटेंशियल रिसोर्सेज आपको मस्ट मस्ट पढ़कर जाना है, वो लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज मैं आपको ओरली बताती हूँ पहले। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि मान लो अपने पास रिसोर्सेज हैं, बट अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी और इतना माइंडसेट नहीं है कि अपन उनको यूज कर सके। फॉर एग्जांपल अपन राजस्थान में रहते हैं, अपना इंडिया है, अपने पास बहुत सारे, अपने पास डेजर्ट साइड भी है, तो अपने पास बहुत सारी सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी है तो मुझे बताओ कि अपन बहुत सारे सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि अपन इतने सारे सोलर प्लांट लगा सके। तो आपके बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे के रखा है, राजस्थान और गुजरात वाला। तो देखो वेस्टर्न पार्ट, आपको पता है अपन वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं, लाइक ये इंडिया है, ये अपने राजस्थान है, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। हर बच्चे को वेस्ट और ईस्ट में दिक्कत आती है, मैम कौन सा वेस्ट साइड है, कौन सा ईस्ट साइड है। तो आपको हमेशा याद रखना है वी, वी से याद रखना कि वी है तो ये वाला वेस्ट साइड है, ये वाला ईस्ट साइड है। तो अपना है राजस्थान यहाँ पर, तो अपन कौन से साइड में एग्जिस्ट करते हैं? वेस्ट साइड में। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, राजस्थान एंड गुजरात have the innumerous potential for the wind and the solar energy, but these have not been the fully developed. अपने पास भर भर के विंड एनर्जी है, भर भर के सोलर एनर्जी है, बट अपन उसको यूज नहीं कर सकते, अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि अपना अपना जो नेशन है वो क्या है? डेवलपिंग नेशन। फिर उसके बाद पोटेंशियल रिसोर्सेज है। पोटेंशियल रिसोर्सेज के बाद आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि जिनको अपन यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, डेवलप्ड है अपने पास। रिसोर्सेज करंटली यूटिलाइज, देयर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल स्टेटस। तो उनको अपन यूज कर सकते हैं नॉर्मली, इतना कुछ है नहीं। डेवलप्ड रिसोर्सेज नॉर्मली आपको सबको पता है। उसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक स्टॉक आपको पता ही, अपने पास एक भर के स्टॉक होता है, सबके पास चिप्स, कुरकुरे और इन सब का स्टॉक भरा हुआ रहता है। तो सेम ऐसे अपने पास रिसोर्सेज का भी क्या है? स्टॉक है।
resources present in the environment but not in the accessible due to the lack of the technology. बट अपने पास है ना रिसोर्सेज है एनवायरमेंट में है बट अपन को उसको एसेस नहीं कर पाते. एसेस का मतलब होता है अपन उनको ले नहीं पाते. क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अपने को पता है अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है. फिर आता है रिजर्व रिसोर्सेज. कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि अपने पास बहुत 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 मिनिमम है, उनको अपन यूज नहीं कर सकते, उनको रिजर्व होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो वो एक दिन एक्सेंट हो जाएंगे, बिल्कुल अपने को मिलेंगे नहीं. वो होते हैं रिजर्व रिसोर्सेज. तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक एक क्लियर होता है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में देखो बहुत ज्यादा मुझे पता है मैच्ड अप हो गया है आपके माइंड में, तो नहीं ज्यादा नहीं सोचना. फर्स्ट अपन ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. क्या पढ़ा था? बायोटिक, अबायोटिक. सेकेंड अपन ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. तो क्या पढ़ा था? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. देन अपन ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप में क्या पढ़ा था? प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल. फिर उसके बाद पढ़ा था स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व. कुछ भी नहीं है. एक दो बार वापस आप मुझे बैक करके देखना, आपको दोबारा याद हो जाएगा, नहीं तो आप खुद से प्रैक्टिस करना, अपने आप याद हो जाएगा. इसमें से अपन को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, एग्जाम ओरिएंटेड है. सेकेंड अपन को पोटेंशियल रिसोर्सेज भी पढ़ के जाना है. फिर अपन चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. अब है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज को अपन टाइम टू टाइम अपन डेवलप करते जाएंगे तो रिसोर्सेज क्या होते जाएंगे? और ज़्यादा मॉडिफाई होते जाएंगे. रिसोर्सेज आर द वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल. रिसोर्सेज जो होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इन दी मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ द लाइफ, इन दी अपनी जो लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. they were one considered the free gift of the nature leading to the indiscrimination. अब ये एक फ्री गिफ्ट है नेचर का. रिसोर्सेज अपन को फ्री गिफ्ट मिला है भाई. किसी ने मतलब आप जंगल में जाओगे, आप फॉरेस्ट में जाते हो, आपको पेड़ दिखते हैं, आप फ्रूट्स ले लेते हो, किसका है वो नेचर का फ्री गिफ्ट है. आपको कहीं से भी आप ले सकते हो रिसोर्सेज. वाटर है, रेनफॉल है, सनलाइट है, ये सब रिसोर्सेज हैं, तो वो नेचर के फ्री गिफ्ट हुए. प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब देखो अगर अपन ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे रिसोर्सेज का. ओवर एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? ओवर एक्सप्लॉइट का मतलब है कि अपन रिसोर्सेज को अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो है ना क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो वो देखते हैं अपन. सबसे पहले डिप्लीशन. डिप्लीशन का मतलब कम हो जाना. रिसोर्सेज का क्या हो जाना? कम हो जाना. डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फाइडिंग द ग्रेड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल. अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है अपने अर्थ पर कि वो रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि अपनी ग्रेड के लिए, तो वो रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? डिप्लीट हो जाते हैं, मतलब कि खत्म होते जाते हैं. accumulation of the resources for the few and dividing the society into the two segments, rich and poor. अब तो ये resources क्या होते हैं? अपनी सोसाइटी को टू सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, रिच और पुअर. मतलब जो रिच हैं वो तो रिसोर्सेज को इजीली गेट कर पाएंगे, लेकिन जो पुअर है उनको इजीली रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे. और इकोनॉमिक डिप्लीशन देखो, अब ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस इम्बैलेंस होने लग जाता है. अगर रिसोर्सेज को अपन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो और क्या प्रॉब्लम आएगी? जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब आप जानते हो. ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है? अपने अर्थ के ऊपर एक ओजोन लेयर है, अगर अपन और ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे, बहुत ज़्यादा अपन ग्लोबल वार्मिंग करेंगे तो क्या होगा? ओजोन लेयर में छेद होने लगेंगे और जो सनलाइट है वो डायरेक्ट अपने अर्थ पे ट्रैप होगी. तो वो चीज़ इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो जाता है. तो 3 पॉइंट्स हैं, आपको पढ़ के जाना है. उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये बात आपको पहले भी पता होगा, आप लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ के आए थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड अकर विदाउट द डैमेजिंग द एनवायरमेंट. नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन मस्ट बी कीप्ड इन द माइंड. मेजरिंग द प्रेजेंट डेवलपमेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज द फ्यूचर. इसमें क्या होता है? आप लोग रिसोर्सेज को आज प्रेजेंट में इस तरीके से यूज़ करो ताकि आपकी जो आने वाली जनरेशन है, आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए रिसोर्सेज बचे. और इतना ज़्यादा रिसोर्सेज को ना यूज़ करें कि रिसोर्सेज मतलब पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए.
तो वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज को इतनी ढंग तरीके से यूज करना ताकि आने वाली जनरेशन जो है अपनी, वो भी रिसोर्सेज को यूज कर सके। फिर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब रिसोर्सेज को अपन इकोनॉमिकली कैसे यूज कर सकते हैं, तो इकोनॉमिक कैसे कैसे कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अब पहले बात तो कि अपन देखेंगे कि है ना कहाँ कहाँ पे अपनों को रिसोर्सेज मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे अपन को नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे। तो अवेलेबिलिटी देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की, अफोर्डेबिलिटी देखेंगे। अफोर्ड का मतलब क्या होता है कि अपन उसको अफोर्ड कर सकते हैं क्या रिसोर्सेज को, तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। असेसिबिलिटी, अपन उसको एसेस कर सकते हैं क्या, उसको पा सकते हैं क्या, असेसिबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इंस्टीट्यूशन, और उन्हीं रिसोर्सेज को किस में यूज करना, अपनी टेक्नोलॉजी में और अपने इंस्टीट्यूशंस में यूज करना। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लो। फिर उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट। इस पे देखो वो है, कब हुई थी, 1992 में हुई थी, याद रखना कब हुई थी, 1992 में हुई थी, रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992। कब, कौन से मंथ में, जून मंथ में, जो कि अभी जून चल रहा है, जून 1992। मोर देन द 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स, मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, मतलब मोर देन 100 स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्यों पार्टिसिपेट किया था, रियो डे जेनेरियो कहाँ हुई थी, ब्राजील में हुई थी, ब्राजील में हुई थी। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी ये, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, इसलिए याद करना है। इसका पर्पस क्या था, पर्पस ये था, एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द ग्लोबल लेवल। जो भी ग्लोबल लेवल पर अपने जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उसको डील करना, उसके बारे में डिस्कस करना। बस पर्पस ये था कि उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसका आउटकम क्या निकल के आता है, डिक्लेरेशन एंड द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इसमें क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या हुआ कि है ना बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली चेंजेस हो गए है ना, और है ना ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज आ गए, क्लाइमेट में चेंज आ गया। अभी भी देखो, कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी धूप आ जा रही है, कभी भी सर्दी आ जाती है, कभी भी गर्मी आ जाती है। एंडोर्समेंट ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स अडॉप्टिंग। अब देखो इसका मेन एजेंडा क्या था, इस कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा क्या था, इसका एजेंडा था कि अडॉप्शन, किसका अडॉप्शन करना, एजेंडा 21 का अडॉप्ट करना। 21st सेंचुरी में एजेंडा 21 को क्या करना, अडॉप्ट कर लेना। अब मैं बताती हूँ एजेंडा 21 क्या है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। फिर होता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 आपके एग्जाम में आएगा, देखो मुझे लगता है 2 नंबर में आ सकता है आपका ये। डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स। अब जो वर्ल्ड में जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया था, इस सबमिट पर साइन किया था। वर्ल्ड लीडर्स इन द 1992 कहाँ हुई थी, ब्राजील में हुई थी। कब हुई थी, 1992 में हुई थी। क्या हुई थी, अर्थ सबमिट हुई थी, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ सबमिट थी, उसका नाम था रियो डे जेनेरियो। कहाँ हुई थी, ब्राजील। UN कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंटल एंड द डेवलपमेंट ऑफ द UNCED रियो डे जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। इसका एम क्या था, किस चीज को अचीव करना, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। एम क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। मैंने तुमको बता दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है रिसोर्सेज को इतना केयरफुली तरीके से यूज करना ताकि अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी क्या हो सके, वो आज के प्रेजेंट के रिसोर्सेज को यूज कर सके। अब फोकस क्या था, कम्बैट का मतलब होता है कम करना। इन्वायरमेंटल डैमेजेस, किस चीज को कम करना, एनवायरमेंट में जो डैमेजेस हो रहे हैं उनको कम करना। पोवर्टी को कम करना, पोवर्टी क्या होती है, गरीबी। एंड द डिजीज थ्रू द ग्लोबल कॉपरेशन एंड द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द म्यूचुअल नीड्स एंड द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में लेकर चलना। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या था, every local government should be drawn its own local agenda 21। local level पर भी agenda 21 को क्या करना, अडॉप्ट करना। agenda 21 बेसिकली क्या है,
एजेंडा 21 है कि अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना है ना। और वो चीज़ कौन सी कॉन्फ्रेंस में हुई थी कि अपन को एजेंडा 21 बनाना चाहिए। 21 नाम इसलिए रखा क्योंकि 21st सेंचुरी तक एजेंडा 21 को क्या करना है, अडॉप्ट करना है। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है। तो एजेंडा 21 ही इसलिए बनाया गया था ताकि अपन क्या कर सके, अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करें, अडॉप्ट करें। फिर है रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स को प्लान करना भी बहुत ज़रूरी है। रिसोर्स की प्लानिंग मतलब कि अपन को रिसोर्स प्लान करके चलना है। इतना रिसोर्स इस जगह देखो, रिसोर्सेज बहुत अपने अर्थ पर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कई जगह ऐसी है जहाँ पे अपन को रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलेंगे, कई जगह ऐसी है जहाँ पे अपन को रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो अपन को है ना प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे अपन को ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अपन क्या करेंगे, उधर ही उधर जाएंगे। अपन लोग कहाँ सेटल होना चाहते हैं, कहाँ अपन लोग घर रहेंगे, घर लेंगे, कहाँ रहेंगे जहाँ पे अपन को अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, अच्छा वाटर सिस्टम मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो अपन उधर ही उधर जाके सेटल हो जाएंगे और वहाँ का जो सारा रिसोर्सेज है उसको अपन खत्म कर देंगे। तो इससे अच्छा है अपन को रिसोर्स की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? अब ये बोल रहे हैं कि अपन को रिसोर्सेज की प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। फॉर सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस लिए? सस्टेनेबल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल आपको, मुझे लगता है कि आपको पता ही चल गया होगा अब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। एक बार वापस बता देती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो जो कि अपन रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करें विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। दे नैरो ड्रॉन द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। अब जो गैप जो बिल्टअप हो गया है रिच एंड पुअर के बीच में, उसको अपन ओवरकम कर सके। एंड रिड्यूस इनमरस डाइवर्सिटी एंड द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। अब अपन इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की हेल्प से अपन इसको कम कर सकते हैं और रिसोर्स प्लानिंग अपन करके चल सकते हैं। एग्जाम्पल, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पास जो है वाटर रिसोर्सेज है बट द लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब है ना वाटर रिसोर्सेज तो है इसके पास, बट है ना इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मशीनरीज हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, तो वो वाटर रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे कुछ। अरुणाचल प्रदेश। अब है लद्दाख वाला एग्जांपल। लद्दाख में रिच कल्चरल रिसोर्सेज बट द डेफिशिएंट ऑफ द वाटर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वाइटल मिनरल्स। अब रिच कल्चरल रिसोर्सेज इसके पास बहुत ज्यादा है लद्दाख के पास, बट इसके पास क्या है? डिफिशियंट इन द वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वाइटल मिनरल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट कल्चरल रिसोर्सेज अच्छा है। अब प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज, प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब अपन इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं अपन, क्यों जरूरी है, क्या क्या होती है, ये देखेंगे। सबसे पहले देखो 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स आपकी बुक में दे रखा है, 3 पॉइंट्स मैंने दे रखा है, याद कर लेना, कुछ भी करना बट आएगा। आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज। पहले अपन को क्या करना है? सबसे पहले अपन को आइडेंटिफाई करना है कि रिसोर्स कैसा है। रिसोर्स कई जगह अच्छा है, कई जगह बुरा है, तो अपन को आइडेंटिफाई करना है कि रिसोर्स कैसा रहेगा। सर्वे क्या होता है? सर्वे होता है कि अपन जा जाके अपन देखते हैं कि कैसा कैसे रिसोर्सेज है अपने पास। सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस एंड द मेजरमेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज। तो अपन क्या करेंगे? रिसोर्सेज का अपन क्या देखेंगे? सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी देखेंगे कि कैसे कैसे रिसोर्सेज हैं, और उसको एस्टिमेट करेंगे, मेजर करेंगे, फिर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो फर्स्ट अपन ने क्या देखा? आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड, इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे? एक पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा इन्होंने बोला कि अच्छा अपने पास ये रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज है। अब उसके बाद क्या करेंगे? ये लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि अब इन रिसोर्सेज का क्या करना है। Using appropriate technology skills and the institutions set up for the implementing resources development plans। अब ये लोग क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी लाएंगे, स्किल्स लाएंगे, इंस्टीट्यूशंस लाएंगे, ये सब क्या करेंगे? सेटअप करेंगे, ताकि क्या कर सके? रिसोर्स प्लानिंग के लिए अच्छा कुछ कर सके। तो सेकंड क्या हो गया? इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई करेंगे अपन रिसोर्सेज को। सेकंड क्या करेंगे? इवोल्यूशन ऑफ द प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हटा दो, तुमको याद नहीं हो रहा तो, बट ये करना है। प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या है? आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, सेकंड प्लानिंग स्ट्रक्चर, और थर्ड क्या है? मैचिंग प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट। अब उन प्लान को, अब प्लान बना लिया अपन ने
कि अपन को ऐसे ऐसे रिसोर्सेज को अब क्या करना है, अपन को रिसोर्स प्लानिंग करनी है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, उन प्लान को क्या करेंगे, मैच करेंगे कि वो अपने जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब उसको क्या करेंगे, मैच करेंगे अपने अपने प्लान को किससे, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। तो कुछ नहीं था, 3 प्रोसेस है अपने इंडिया में, प्रोसेस रिसोर्सेस है। तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई रिसोर्स करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैच करेंगे अपने प्लान को किससे, नेशनल डेवलपमेंट के प्लान से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बताओ? कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज को क्या करना, कंजर्व करना। Irrational consumption and the overutilization of resources led to the socio-economic and the environmental problems। अब ये बोल रहे हैं रिसोर्सेज को मतलब अंट शंट यूज कर रहे हैं ये लोग कि है ना, कंजप्शन एंड द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ओवर यूटिलाइज करेंगे अपन रिसोर्सेज का तो क्या होगा, सोशो इकोनॉमिक एंड द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे, है ना। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से तुम लोग समझते हो क्या होती है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा, है ना, और ये सब। तो क्या हो जाएगा, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, अगर आपको पढ़ के जाना है तो सीधा सीधा आप पढ़ के जा सकते हो, आपको याद करके जाना है आप लोग याद करके जा सकते हो। मैं हट जाऊंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम रिसोर्सेज कैन कंजर्व एट द वेरियस लेवल इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे अपन, तो है ना, अब इसको ओवरकम करने के लिए, ओवरकम का मतलब भी क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और रिसोर्सेज को अपन ज्यादा यूज कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम, तो उस ओवरकम इसको इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपन क्या करेंगे, रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे अलग अलग लेवल्स पर। अब एक कोट दिया था किसने, महात्मा गांधी ने, The world has enough for the everyone needs but not enough for the everyone's greed। रिसोर्सेज अपने पास है ना बहुत है, लेकिन है ना लोगों की ग्रीड जो है ना, ग्रीड क्या होता है, लालच, वो इतनी ज्यादा है कि वो तो कमी नहीं हो सकती। वो बस कोट ऐसे ही डाल दिया गया है, आपको याद नहीं करना। अब इसके बाद है लैंड रिसोर्सेज। देखो कुछ भी नहीं, एक बार वापस बैक जाके आपको दिखाती हूँ। अपन ने ये पढ़ ही लिया था, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखा था। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में अपन ने इसकी प्रॉब्लम्स देखी थी कि अपन ओवर यूज करेंगे रिसोर्सेज का तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, डिप्लीशन होगा रिसोर्सेज का। और डिप्लीशन क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों की ग्रीड इतनी ज्यादा है कि डिप्लीशन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या किया था अपन ने, कुछ फ्यू हैंड्स देखेंगे जो कि सोसाइटी को है ना 2 हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, रिच एंड पुअर में। फिर उसके बाद ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाती है, उससे क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाता है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो जाती है। उसके बाद अपन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि रिसोर्सेज को अपन इतना ज्यादा यूज कर दे, इतना ज्यादा मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज वो होता है कि अपन रिसोर्सेज को सोच समझ कर यूज करें ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो भी रिसोर्सेज को यूज करे विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, देखते हैं अपन, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रिसोर्सेज की, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए रिसोर्सेज की, एसेसिबिलिटी होनी चाहिए रिसोर्सेज की, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में यूज कर सकते हैं अपन रिसोर्सेज। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब अपने जो अपन जिससे पैसा कमा सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो, तो उसमें कैसे कैसे अपन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। अगर रिसोर्सेज होंगे तभी तो अपन उन रिसोर्सेज को यूज करके पैसा कमाएंगे, अगर उनको अपन अफोर्ड कर सकेंगे तभी तो उनको यूज करेंगे, अपन उनको एसेस कर सकेंगे तभी तो अपन उनको यूज करेंगे। उसके बाद रियो डे जेनेरियो कॉन्फ्रेंस थी। रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट कब, 1992, कहां पर, ब्राजील में। कब, 1992 जून। उसमें 100 स्टेट्स आई थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस वाली कॉन्फ्रेंस में, और फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी ये। उसके बाद पर्पस क्या है,
इसका पर्पस क्या था, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना उनको एड्रेस करना, मतलब कि सबको बताना कि देखो अपन ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट यूज कर रहे हैं ना रिसोर्सेज का, तो उससे है ना ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसका एम ये था। तो इसका आउटकम क्या निकला, फिर आउटकम ये निकला कि इसका आउटकम ये निकला कि अपन एजेंडा 21 को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। एजेंडा 21 को कब तक अडॉप्ट करना है, अपन को 21st सेंचुरी तक अडॉप्ट करना है। अब एजेंडा 21 में क्या था, एजेंडा 21 का एम था कि अपन क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर ले, है ना। और कौन से लेवल पर, हर लेवल पर। इन्होंने ये बोला, इनका की ऑब्जेक्टिव भी ये था कि लोकल लेवल पर भी अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करें, अडॉप्ट कर ले। अब रिसोर्स प्लानिंग भी क्यों जरूरी थी, रिसोर्स प्लानिंग इसलिए जरूरी है ताकि अपन रिसोर्स को प्लान करके चल सके। अब प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब अपन इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं अपन, क्यों जरूरी है, क्या क्या होती है, ये देखेंगे। सबसे पहले देखो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स आपकी बुक में दे रखा है, 3 पॉइंट्स मैंने दे रखा है, याद कर लेना, कुछ भी करना बट आएगा। आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को आइडेंटिफाई करना है कि रिसोर्स कैसा है। रिसोर्स कई जगह अच्छा है, कई जगह बुरा है, तो अपन को आइडेंटिफाई करना है कि रिसोर्स कैसा रहेगा। सर्वे क्या होता है, सर्वे होता है कि अपन जाके अपन देखते हैं कि कैसा कैसे रिसोर्सेज है अपने पास। सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस एंड द मेजरमेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज। तो अपन क्या करेंगे, रिसोर्सेज का अपन क्या देखेंगे, सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, उसकी क्वालिटी उसकी क्वांटिटी देखेंगे कि कैसे कैसे रिसोर्सेज हैं, और उसको एस्टिमेट करेंगे, मेजर करेंगे, फिर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो फर्स्ट तो अपन ने क्या देखा, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड, इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे, एक पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा इन्होंने बोला कि अच्छा अपने पास ये रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि अब इन रिसोर्सेज का क्या करना है। Using appropriate technology, skills and the institutions set up for the implementing resources development plans। अब ये लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, स्किल्स लाएंगे, इंस्टीट्यूशंस लाएंगे, ये सब क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, ताकि क्या कर सके, रिसोर्स प्लानिंग के लिए अच्छा कुछ कर सके। तो सेकंड क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई करेंगे अपन रिसोर्सेज को, सेकंड क्या करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ द प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हटा दो, तुमको याद नहीं हो रहा तो, बट ये करना है। प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, सेकंड प्लानिंग स्ट्रक्चर, और थर्ड क्या है, मैचिंग प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट। अब उन प्लान को, अब प्लान बना लिया अपन ने कि अपन को ऐसे ऐसे रिसोर्सेज को अब क्या करना है, अपन को रिसोर्स प्लानिंग करनी है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, उन प्लान को क्या करेंगे, मैच करेंगे कि वो अपने जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब उसको क्या करेंगे, मैच करेंगे अपने अपने प्लान को, किससे, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। तो कुछ नहीं था, 3 प्रोसेस है अपने इंडिया में, प्रोसेस रिसोर्सेज है। तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई रिसोर्स करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैच करेंगे अपने प्लान को किससे, नेशनल डेवलपमेंट के प्लान से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बताओ। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज को क्या करना, कंजर्व करना। Irrational consumption and the overutilization of resources led to the socio-economic and the environmental problems। अब ये बोल रहे हैं रिसोर्सेज को मतलब अंट शंट यूज कर रहे हैं ये लोग कि है ना, कंजप्शन एंड द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ओवर यूटिलाइज करेंगे अपन रिसोर्सेज का तो क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक एंड द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, है ना। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से तुम लोग समझते हो क्या होती है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा, है ना, और ये सब। तो क्या हो जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, अगर आपको पढ़ के जाना है तो सीधा सीधा आप पढ़ के जा सकते हो, आपको याद करके जाना है आप लोग याद करके जा सकते हो। मैं हट जाऊंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना।
टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम रिसोर्सेज कैन कंजर्व एट द वेरियस लेवल इम्पोर्टेंट। अब क्या करेंगे अपन, तो है ना अब इसको ओवरकम करने के लिए, ओवरकम का मतलब भी क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और रिसोर्सेज को अपन ज्यादा यूज कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम, तो उस ओवरकम इसको इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपन क्या करेंगे, रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे अलग अलग लेवल्स पर। अब एक कोट दिया था किसने, महात्मा गांधी ने, The world has enough for the everyone's needs, but not enough for the everyone's greed. Resources अपने पास है ना बहुत है, लेकिन है ना लोगों की ग्रीड जो है ना, ग्रीड क्या होता है, लालच, वो इतनी ज्यादा है कि वो तो कमी नहीं हो सकती। वो बस कोट ऐसे ही डाल दिया गया है, आपको याद नहीं करना। अब आता है लैंड रिसोर्सेज। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में ये आया था कि लैंड रिसोर्सेज कितने होते हैं, मतलब कि लैंड रिसोर्सेज में प्लेन एरिया कितना है, माउंटेनियस एरिया कितना है और प्लेट्यूज कितने हैं। तो प्लेन एरिया कितना है 43%, माउंटेन कितना है 30% और प्लेट्यू कितने हैं 27%। प्लेट्यूज क्या होते हैं, माउंटेन्स जो ऐसे होते हैं जो ऊपर से बहुत हाई तक जाते हैं, और प्लेट्यूज क्या होते हैं जो ऊंचे तो होते हैं बट ऊपर से क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। और प्लेन एरिया आप लोग जानते ही हो, तो प्लेन एरिया कितना है 43%, माउंटेन कितना है 30% और प्लेट्यू कितना है 27%। दोबारा बता रही हूँ, 43% क्या है प्लेन एरिया, 30% क्या है माउंटेनियस एरिया, प्लेट्यूज कितने हैं 27%। ठीक है। लैंड इज द फाइनाइट रिसोर्सेज, लैंड जो है फाइनाइट रिसोर्सेज है। लैंड अपन खुद ही लैंड पर रहते हैं, मैं खुद भी लैंड पर खड़ी हूँ, आप खुद भी लैंड पर बैठकर मुझे देख रहे हो। तो लैंड क्या है, फाइनाइट रिसोर्सेज है। इट कवर्स ओनली 29% अर्थ सरफेस। अब ये कितना कवर करती है, 29% कवर करती है अर्थ सरफेस का। अबाउट 90% ह्यूमन बींग्स इनहेबिटेट्स ओनली 5% ऑफ द वर्ल्ड लैंड। अब क्या है ये तुमको याद करके जाना है। देखो यहाँ पे पूरा वो बना हुआ है, तो तुमको याद करके जाना है। प्लेन एरिया कितना 43%, 30 कितना माउंटेन और 27 कितना प्लेन एरिया। तो क्या हुआ 43 कितना प्लेन एरिया, माउंटेनियस एरिया कितना 30% और प्लेट्यूज कितने 27%। याद कर लेना। उसके बाद लैंड यूटिलाइजेशन, कि अपन लैंड को यूज कैसे कैसे करते हैं। तो लैंड रिसोर्सेज आर यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। अब किस किस के लिए अपन यूज करते हैं लैंड को, फॉरेस्ट एरिया के लिए। सबसे पहले अपन लैंड पे क्या बना लेंगे, फॉरेस्ट एरिया कवर कर लेंगे। सेकंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। अब कुछ लैंड होती है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहती है ना, जैसे कि बैड लैंड हो गई, बैरन लैंड्स हो गई, तो ये सब लैंड होती है। परमानेंट पास्चर एंड द अदर ग्रेजिंग लैंड। पास्चर और ग्रेजिंग क्या होता है, जो कि अपने कैटल्स को अपन क्या करवाते हैं, ग्रेजिंग करवाते हैं, उसको अपन बोलते हैं, ग्रेजिंग का मतलब है चराना। अपने जो कैटल्स होते हैं उनको अपन चराते हैं, तो उसको ग्रेजिंग लैंड और पास्चर लैंड बोलते हैं। तो है ना, एक ये वाली लैंड होती है लैंड अंडर द मिसलेनियस यूजेस। और अलग से मिसलेनियस यूजेस कुछ भी कर सकते हो आप लोग, घर बना सकते हो आप लोग, फैक्ट्री बना सकते हो, शॉप बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, फैलो लैंड, नेट सोन एरिया। एक बार नेट सोन एरिया देखो, कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे नेट सोन एरिया, तो ये पूछ लिया जाता है। तो नेट सोन एरिया का मतलब होता है द फिजिकल एक्सटेंट एंड लैंड ऑन द विच क्रॉप्स आर द सोन एंड द हार्वेस्टिंग इज नोन एज नेट सोन एरिया। एक फिजिकल एक्सटेंट मतलब ऐसी लैंड जो कि क्या होगी, क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्ट, जहां पे अपन क्रॉप्स को उगाएंगे भी और हार्वेस्ट भी करेंगे। सोन का मतलब है उगाना, हार्वेस्ट का मतलब है काटना क्रॉप्स को। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नेट सोन एरिया। ठीक है, अपन के पास पूरा नेट सोन एरिया कितना है। ले लो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। उसके बाद लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अपने इंडिया में अब लैंड को कैसे कैसे यूज करते हैं अपन। एक होता है फिजिकल फैक्टर, एक होता है ह्यूमन फैक्टर। एक होता है फिजिकल फैक्टर, एक होता है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या आता है, टोपोग्राफी, सॉइल टाइप और क्लाइमेट। टोपोग्राफी, सॉइल टाइप और क्लाइमेट।
ठीक है। ह्यूमन फैक्टर में क्या आता है? पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और कल्चरल एंड ट्रेडिशन। एक बार के लिए देख लो, कुछ भी इसमें याद करने जैसा कुछ है नहीं, आगे बताती हूँ। अब एक तो तुम्हारे दे रखा है लैंड रिसोर्सेज, एक सॉइल रिसोर्सेज। अब लैंड रिसोर्सेज तो अपन ने देख लिया, अब अपन क्या पढ़ेंगे? सॉइल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे अपन सॉइल के, वहां से क्वेश्चन आएगा। ये कुछ जनरल आपके बुक में ये दे रखा है कि इतना फॉरेस्ट एरिया है, कितना आपके बैरन और अनकल्टिवेटेड वेस्ट एरिया है, कितना आपका अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है, कितने पास्चर लैंड्स हैं, एरिया कितना कवर है ट्रीज से। तो ये आपका दे रखा है, पढ़ के चले जाना। याद नहीं हो तो एक बार आंखों के सामने से निकाल के चले जाना, क्या पता फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज में आ जाए। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड कितनी है, फैलो लैंड कितनी है, करंट फैलो लैंड कितनी है, नेट सोन एरिया कितना है, तो वो सारा आपको एक पाई चार्ट में दे रखा है। अब लैंड डिग्रेडेशन एंड मेजर प्रॉब्लम्स। लैंड डिग्रेड क्यों हो रही है? ये डी और ये ग्रेड, आपको पता है हमेशा अपन को क्या चाहिए? ए ग्रेड चाहिए, बी ग्रेड चाहिए, पर ये डी ग्रेड हो जा रही है। तो लैंड डी ग्रेड होना मतलब लैंड का क्या क्या होना? खराब होना। ये एक मेजर प्रॉब्लम्स है। अब इसमें भी अपन ह्यूमन फैक्टर देखेंगे और नेचुरल फैक्टर देखेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन फैक्टर क्या है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है खराब, है ना। अपन बहुत ज्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अरे यार, अपन को ऊपर ऊपर बनाना चाहिए ना, अपन नीचे खोद कर भी बहुत ज्यादा नीचे डाउन अपन जा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से खराब हो रही है। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से खराब हो रही है। अपन इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्या कर देते हैं? सीधा लैंड पर डिस्चार्ज कर देते हैं, वो जो वाटर होता है उसका। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज से, अर्बन डेवलपमेंट से। अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन का मतलब होता है शहर वाला एरिया। तो शहर में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, बहुत ज्यादा सेटलमेंट हो रहा है। तो किस चीज पर हो रहा है? लैंड के ऊपर हो रहा है। तो उससे लैंड क्या हो रही है? खराब हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पोल्यूशन वगैरह, तो इन सबसे भी लैंड क्या हो रही है? खराब हो रही है। ये तो कुछ ह्यूमन फैक्टर पढ़े अपन ने। क्या पढ़ा? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी और अंडर डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट। फिर है नेचुरल फैक्टर। कुछ है जो नेचुरल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। नेचुरल फैक्टर में अपना कोई रोल नहीं है, बट इनडायरेक्टली अपना रोल है, क्योंकि अपन रिसोर्सेज को खराब कर रहे हैं, उसकी वजह से इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हो रही है। और क्या हो रहे हैं? अर्थक्वेक आ रही है, फ्लड आ रही है। जैसे फ्लड हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग करते हैं अपन, और फिर ओवर ग्रेजिंग करते हैं अपन, वाटर लॉगिंग कर देते हैं अपन। ओवर ग्रेजिंग मतलब ज्यादा अपन क्या करते थे? कैटल्स को ग्रेज करवा देते हैं। फिर है कंजर्वेशन मेजर्स फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। देखो, कॉजेज और मेजर्स, जो कॉजेज होंगे ना उसका ही अपोजिट क्या हो जाएगा? मेजर्स हो जाएंगे। तो ज्यादा याद नहीं करना, कॉजेज याद कर लेना, मेजर्स अपने आप कर दोगे। जैसे कंजर्वेशन अपन क्या करेंगे? कंजर्वेशन मतलब बचाना रिसोर्सेस। कैसे बचाएंगे? सबसे पहले अफॉरेस्टेशन करेंगे। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ लगाना। फिर प्लांटेशन ऑफ द शीट बेल्ट, शेल्टर बेल्ट्स करेंगे अपन प्लांट्स का। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं? शेल्टर बेल्ट्स वो होते हैं कि अपना जो एरिया है, कल्टिवेबल एरिया है, तो उसके चारों तरफ अपन क्या लगा देंगे? बड़े बड़े प्लांट्स लगा देंगे, ताकि क्या होगा? जो विंड इरोजन होगा ना, वो नहीं होगा। अगर विंड इरोजन होगा भी तो उसी एरिया में होकर रह जाएगा और वही सॉइल रह जाएगी अपनी। फिर कंट्रोल करेंगे अपन ओवर ग्रेजिंग को। फिर उसके बाद सस्टेनेबिलिटी इन दी सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? मिट्टी के जो टीले होते हैं ना, उनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ग्रोइंग दी थ्रोनी बुशेस, अपन क्या कर सकते हैं? मतलब बुशेस लगा सकते हैं। बुशेस क्या होती है? छोटी छोटी झाड़ियां होती है जो कि सैंड ड्यून वगैरह के पास लगा सकते हैं। तो क्या करती है झाड़ियां? अपनी जो ग्रास होती है वो क्या करती है? सॉइल को होल्ड करके रखती है, ताकि अब पानी से वॉश आउट भी होता है तो मिट्टी नहीं जाती साथ में। फिर उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड। अब जो वेस्ट लैंड है उसको अपन कल्टिवेबल लैंड में भी डेवलप कर सकते हैं। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड द डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड द वेस्ट। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको भी अपन को ठीक से प्रॉपर डिस्चार्ज करना चाहिए। कंट्रोल एंड द माइनिंग एक्टिविटी, अपन माइनिंग एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, अब अपन चेक डैम्स भी बना सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? कंजर्वेशन हो गए, इसके मेजर्स हो गए।
अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं। लैंड रिसोर्सेज अपन ने खत्म किया, अब अपन सॉइल रिसोर्सेज की बात करेंगे। अपन ने सबसे पहले तो क्या किया था, सबसे पहले अपन ने देखा था रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज के अलग अलग टाइप्स देखे थे अपन ने। फिर उसके बाद अपन ने लैंड रिसोर्सेज पढ़ा था, लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अपन ने वो अर्थ समिट देखा था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, एजेंडा 21 देखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा था, कंजर्वेशन देखा था, उसके इफेक्ट्स देखे थे, उसके कॉजेज देखे थे। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन सॉइल रिसोर्सेज देखेंगे। ठीक है, तो अपन सॉइल रिसोर्सेज स्टार्ट करते हैं। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल एक रिसोर्स कैसे है, तो सॉइल एक रिसोर्स है। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सॉइल क्या है, एक अपर मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट की। देखो बहुत ज्यादा बोरियत हो रहा है, उठो तुम लोग, सोना नहीं है, उठो उठो। मुझे पता है बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, बट कुछ नहीं, आगे देखेंगे अपन सॉइल के टाइप्स, तो उसमें नींद नहीं आएगी। तो सॉइल एज अ रिसोर्स, चलो सोना नहीं है। अब मुझे बताओ कि चलो, एक मेरी आत्मा ऐसे बोल रही है कि मैं आपसे पूछूं एक बात, तो मुझे बताओ कि अगर छोले भटूरे अगर ठंडे हो जाते हैं तो उसको गुजराती में क्या बोलेंगे। तो आपको ये आंसर देना है, आप कमेंट करो कि अगर छोले भटूरे ठंडे हो जाएंगे तो उसको गुजराती में क्या बोलेंगे। ये एक थोड़ा सा रिडल लाई हूँ मैं आपके लिए, तो आप इसका आंसर देना। तब तक अपन करते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल क्या है, एक रिसोर्स है। सॉइल इज ए नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। मैंने बताया था रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती है जिसमें वो रिसोर्सेज जिनको अपन रिन्यू कर सकते हैं, जो रिसोर्सेज दोबारा रिन्यू हो सकती है। अब सॉइल दोबारा रिन्यू कैसे हो सकती है, वेदर्ड रॉक की वजह से। वेदर्ड रॉक क्या होती है, माउंटेन से रॉक्स घूम घूम कर आएंगे थ्रू एयर, ह्यूमन एक्टिविटी, बर्ड्स एक्टिविटी, एनिमल एक्टिविटी, उसके थ्रू क्या होगी, सॉइल जो क्या होगी, स्प्रेड होती जाएगी, ऐसे करके सॉइल बनती है। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन, अब है ना, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल किसके ऊपर डिपेंड करती है, फॉर्मेशन मतलब सॉइल का बनना किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर, रिलीफ के ऊपर, नेचर के ऊपर, पेरेंट रॉक के ऊपर, टाइम के ऊपर, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर, एक्शन, रनिंग वाटर, और है ना ग्लेशियर्स की वजह से, एक्टिविटीज ऑफ द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो कि डेड एनिमल्स वगैरह जब मर जाते हैं तो उनका क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल किस बेसिस पर देख रहे हैं अपन, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ उसका कलर, सॉइल का कलर क्या रहेगा, उसकी थिकनेस क्या रहेगी। कुछ सॉइल होती है जो अपन मुट्ठी में लेते हैं तो ऐसे करके निकल जाती है, और कुछ सॉइल होती है जो हाथ में ही रह जाती है। उसकी एज देखेंगे और उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे सॉइल की। अब है टाइप्स ऑफ सॉइल। तो कौन सी टाइप्स हो गई, एलुवियल सॉइल जो कि बेस्ट है और इंपॉर्टेंट भी है, बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। तो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। देखो ये जो है कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है। ये जो ब्लैक कलर की है ये कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। ये रेड एंड येलो सॉइल है, ये कौन सी है, डेजर्ट सॉइल है। इसमें देखो वैसे ही ड्रॉट आ रही है। ये कौन सी है, येलो सॉइल है, और ये कौन सी है, माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल है। अब अपन कुछ देखेंगे, ये देखो ऑर्गेनिक लेयर है, ये क्या है, बहुत अपर मोस्ट लेयर है, सॉइल के बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर है। और फिर उसके बाद कौन सी आएगी, टॉप लेयर होगी जिसमें छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे अपन को। फिर उसके बाद सब सॉइल होगी, फिर उसके बाद पेरेंट मटेरियल होगी। इसमें बहुत ज्यादा हार्ड पत्थर आने लग जाते हैं। फिर जो इससे भी नीचे वाली जो लेयर होती है ना, उसका नाम होता है बेड रॉक। बेड रॉक में बहुत ज्यादा मोटे मोटे पत्थर होते हैं, बट ये आपको याद नहीं रखना है, बस एक बार के लिए माइंड में रख लेना। आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि बताओ टॉप सॉइल कौन सी होती है या ये सॉइल कौन सी होती है। अब अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं एलुवियल सॉइल के बारे में, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, देख लो वो भी बना हुआ है। एलुवियल सॉइल है, वाइडली स्प्रेड है, बहुत ज्यादा फैली हुई है। देखो पहले मैं ऑलरेडी बताती हूँ, तुम लोग सुनना। एलुवियल सॉइल का मतलब क्या होता है, एलुवियल सॉइल कहाँ मिलेगी, सबसे पहले अपन को प्लेन एरिया पर मिलेगी। प्लेन एरिया कहाँ मिलता है, मुझे बताओ, अभी अपन ने पढ़ा था प्लेन एरिया कितना परसेंट है, प्लेन एरिया कितना परसेंट है, कमेंट कर देना। अब उसके बाद एलुवियल सॉइल क्या है, एलुवियल सॉइल है जो माउंटेन है, माउंटेन से जो रिवर्स है, 3 रिवर्स है, गंगा,
यमुना और ब्रह्मपुत्र। अब ये क्या करेंगी, सारी जो बहकर आएंगी, कहाँ बहकर आएंगी, नदन एरिया में। फिर उसके बाद क्या करेंगी, अपने साथ क्या लाएंगी, सॉइल लाएंगी। तो वो कौन सी सॉइल हो गई, एलुविलियर सॉइल होगी, जो कि बेस्ट है एग्रीकल्चर के लिए और बहुत फर्टाइल सॉइल है, इसलिए इसको क्या है, इंपॉर्टेंट है। वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, बहुत ज्यादा फैली हुई है और इंपॉर्टेंट सॉइल है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन क्या है, डिपोजिट थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर, थ्री हिमालयन रिवर से आती है, कौन सी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बहकर आती है। इसकी लोकेशन क्या है, नदर्न प्लेन में मिलेगी ये अपन को। नदर्न प्लेन क्या, देखो एक बार देखना, ये अपना क्या है, इंडिया है, सपोज उसके बाद ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। एक मिनट, अब यहाँ पे अपने क्या है, माउंटेन्स है, तो ये सारा माउंटेन है, यहाँ पे अपना डेजर्ट है, ये अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और ये अपना जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, प्लेन एरिया, और इसको ही क्या बोलेंगे अपन, नदर्न प्लेन, इसको ही अपन नदर्न प्लेन बोलेंगे। यहाँ से अपनी जो रिवर्स है वो बहकर आएंगी, साथ में अपने साथ क्या लाएंगी, सॉइल लाएंगी। कौन सी रिवर्स आ रही है, इंडस आ रही है, गंगा आ रही है, ब्रह्मपुत्र आ रही है, और अपने साथ में क्या ला रही है, सॉइल ला रही है। तो वो सॉइल ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा क्या होगी, फर्टाइल सॉइल होगी। तो अपन को कहाँ मिलेगी, नदर्न प्लेन में मिलेगी। तो ये वाला एरिया कौन सा है, नदर्न प्लेन है, इसको हिमालयन माउंटेन बोलते हैं, इसको इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसकी ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट, ये है कोस्टल प्लेन्स, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो अभी अपन को इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या मिल रही है, नदर्न प्लेन में एलुविलियर सॉइल मिल रही है। अब ये अपन को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी मिलती है, इसके अलावा रिवर डेल्टा में भी मिलती है, ईस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न कोस्ट मतलब ये वाला कोस्ट, ठीक है। तो इसका जगह याद रखनी है अपन को, इसकी लोकेशन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट कंसिस्ट सैंड, सिल्ट और क्ले। ये अपने साथ क्या क्या लाती है, मतलब कि थ्री फॉर्म्स में आती है, इसको अपन सैंड भी बोल सकते हैं, सिल्ट भी बोल सकते हैं और क्ले भी बोल सकते हैं। ये सब सॉइल ही होती है। फॉर्म्ड इन द पेडिमेंट प्लेन्स लाइक द द्वार्स, चोस एंड द तराई। ये सब क्या है, इन सब फॉर्म्स में अपन को ये मिलेगी। अब ये टू टाइप्स की होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है अपन को। एक तो होती है भांगर, एक होती है खादर। जो अपनी एलुविलियल सॉइल है, ये कितनी है, टू टाइप्स की, एक है खादर, एक है भांगर, ठीक है। खादर, खादर मतलब जिसको खा सकते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, ऐसे नहीं कि अपन को खाना है सच में, मैं बस याद करने के लिए बता रही हूँ। खादर का मतलब होता है जो कि जिसको अपन खा सकते हैं, मतलब कि न्यू एलुविलियल सॉइल। और भांगर मतलब ओल्ड एलुविलियल सॉइल। कुछ अपन ओल्ड चीज तो खाएंगे नहीं, न्यू चीज खाएंगे। तो इसको याद रखना, हर बच्चा ये गड़बड़ करता है कि कौन सी खादर है, कौन सी ओल्ड एलुविलियल है, कौन सी न्यू एलुविलियल। तो खादर जिसको खा सकते हैं वो क्या है, न्यू एलुविलियल, और भांगर मतलब ओल्ड एलुविलियल, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ भांगर। तो भांगर है जो ओल्ड एलुविलियल सॉइल है और लेस फर्टाइल है, और जो खादर होगी जो न्यू एलुविलियल सॉइल है और मोर फर्टाइल है, ठीक है। कुछ भी नहीं था, याद कर लो, एक बार और दोबारा बता देती हूँ। वाइडली स्प्रेड है, इंपॉर्टेंट सॉइल है, ठीक है। अपने साथ ये इंपॉर्टेंट थ्री हिमालयन रिवर्स के साथ आती है, कौन सी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अपन को कहाँ कहाँ मिलती है, नदर्न प्लेन में मिलती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिलती है, रिवर डेल्टा में मिलती है, और ईस्टर्न कोस्ट में भी मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, सिल्ट, सैंड और क्ले में रहती है, पेडिमेंट प्लेन में मिलती है अपन को, द्वार्स में, चौस में और तराई में। फिर उसके बाद टू टाइप्स की होती है, खादर होती है, भांगर होती है। खादर जो होती है वो न्यू होती है, भांगर जो होती है वो ओल्ड होती है, और जो खादर होती है वो क्या होती है, मोर फर्टाइल होती है, भांगर जो होती है वो लेस फर्टाइल होती है, ठीक है। चलूं आगे। अब इसमें क्या होती है, इसमें पोटेश होता है वो ज्यादा होता है, इसके अलावा इसमें लाइम भी होता है। बट इसमें किसकी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी मतलब कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, फॉस्फोरिक एसिड की कमी होती है, और किसकी, ह्यूमस जो होता है वो थोड़ा कम होता है।
एलुवियल इन दी गंगा डेल्टा रीजन विच इज रिच इन दी ह्यूमस। अब जो गंगा डेल्टा में जो अपन को सॉइल मिलेगी ना एलुवियल ही, उसमें तो ह्यूमस अपन को मिलेगा, बट ये आप रहने देना, इसको मत याद करना, आप लिख देना एंड ह्यूमस, ह्यूमस तक रहने देना, ठीक है। अब इसमें क्रॉप्स क्या होंगी, देखो दोबारा बताती हूँ, इसमें रिच है मतलब कि इसमें क्या क्या मिलेगा अपन को, पोटैश मिलेगा, लाइम मिलेगा। अब बट इसमें कमी किस चीज की मिलेगी अपन को, नाइट्रोजन की मिलेगी, फॉस्फोरिक एसिड की मिलेगी और ह्यूमस की मिलेगी। फिर इसमें क्रॉप्स कौन सी उगेंगी, शुगर केन उगेंगी, पैडी उगेंगी। पैडी क्या होती है पता होगा, राइस जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, पैडी। पैडी, वीट और सीरियल एंड पल्सेस, ठीक है। तो ये सब इसमें क्रॉप्स उगेंगे। फिर उसके बाद ड्यू टू दी हाई फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी मतलब बहुत फर्टाइल सॉइल है, अच्छी अच्छी क्रॉप्स उग सकती हैं यहाँ पे। रीजन ऑफ द एलुवियल सॉइल आर दी डेंसली पॉपुलेटेड, इसीलिए ये वाला जो एरिया है ये क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। जैसे कि बताया आपको, अपन लोग कहाँ रहेंगे जहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा मिलेंगे अपन को, इसलिए अपन क्या है, जो नदर्न प्लेन है वो ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। तो ये अपना हो गया कौन सा, एलुवियल सॉइल। अब अपन बात करते हैं ब्लैक सॉइल की, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करके ही जानी है। अब फॉर्मेशन कैसे होगा, क्लाइमेट, सबसे पहले ये देखो, आपको दिख भी नहीं रही होगी, ये ब्लैक कलर की सॉइल है, ब्लैक कलर की सॉइल होती है बिल्कुल, ठीक है। अब ये है क्लाइमेटिक कंडीशन इन द पेरेंट रॉक, डेकन ट्रैप एंड द मेड ऑफ द बेसाल्ट। अब देखो जैसे मैंने बताया था, ये अपना इंडिया का जो यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू था, पहले बात तो मुझे ये बता दो आप लोग कमेंट में, इसको पेनिनसुलर क्यों बोलते हैं। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो यहाँ पे अपना क्या है, डेकन ट्रैप है। डेकन ट्रैप इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत सारे वल्केनो हुआ करते थे, तो अब तो वल्केनो नहीं है, तो वल्केनो से जो लावा निकलता था वो ठंडा होके कैसे हो जाता था, ब्लैकिश कलर का हो जाता था, तो इसको डेकन ट्रैप बोलते हैं अपन। तो ये कहाँ मिलेगी अपन को, डेकन ट्रैप में मिलेगी। किससे बनी हुई होती है, बेसाल्ट से बनी होती है, और इसी ये बेसाल्ट क्या होता है, जो इसकी जो लावा होता है उसी को बोलते हैं। अब इसकी लोकेशन क्या है, प्लेट्यूज, मैंने पीछे बताया था कि प्लेट्यू कितना परसेंट है, मुझे यहाँ पर भी बता देना कि कितना परसेंट है। प्लेट्यू किस, कौन से प्लेट्यूज, महाराष्ट्र के प्लेट्यूज, सौराष्ट्र के और मालवा के, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे अपन को क्या मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी। फिर इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले तो क्या है, ब्लैक कलर की है ये, और इसको अपन क्या बोलते हैं, रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आइडियल है किस चीज के लिए, इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, और ये किस चीज के लिए आइडियल है, कॉटन के लिए, मतलब कि इस सॉइल में कॉटन बहुत ज्यादा बेस्ट उगती है, तो कॉटन, इसको कॉटन ग्रोइंग उगाने के लिए भी कर सकते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। देखो ये आ गया, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। मेड ऑफ द फाइन क्ले, बहुत ज्यादा आप लोग ऐसे पकड़ोगे ना, आपका हाथ ऐसे हाथ में चिपकने लगेगी, तो क्या बोलते हैं इसको, फाइन क्ले मटेरियल से बनी हुई होती है। वेल नोन फॉर द कैपेसिटी फॉर द होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, मतलब कि पानी को होल्ड करके रखती है ये मिट्टी। उसके बाद रिच है, इसमें क्या क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटाश है और लाइम है ना। अब इसमें क्रॉप्स क्या क्या उगेंगी, कॉटन और शुगर केन। दोबारा बता देती हूँ, कुछ भी नहीं है, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, ऐसे कैसे एज इट इज आप लोग एग्जाम में लिख के आओगे तो नंबर मिल जाएंगे। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हो, क्लाइमेटिक कंडीशन इन दी पेरेंट रॉक कहाँ मिलेगी अपन को, डेकन ट्रैप में मिलेगी, बेसाल्ट से बनी हुई होती है। कहाँ कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, सौराष्ट्र में मिलती है, मालवा में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन होगा, आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगी। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले ब्लैक इन कलर होती है ये, ठीक है, इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। इसके अलावा आइडियल होती है किस चीज के लिए, कॉटन के लिए, तो इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। फाइन क्ले टेक्सचर से बनी हुई होती है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, ठीक है, और मॉइस्चर को होल्ड करती है। अब इसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटैश होता है, लाइम होता है, ठीक है। और क्या क्या क्रॉप्स उगती है, कॉटन और शुगर केन। शुगर केन क्या होता है, गन्ना। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल देखो ऐसे होती है ये। अब फॉर्मेशन कैसे होगा, क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स,
रॉक्स 3 टाइप के होते हैं, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक। तो इग्निशियस रॉक जो होता है उससे बनी हुई होती है, और यहाँ पे क्या होती है, लो रेनफॉल एरिया है ये, यहाँ पे लो रेनफॉल होता है। तो कहाँ कहाँ मिलती है, साउथ ईस्टर्न एरिया में और ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इस साइड में अपन को मिलेगी, और ईस्टर्न पार्ट में, तो साउथ ईस्ट में और ईस्टर्न पार्ट में अपन को ये सॉइल मिलेगी। और यहाँ पे क्या है, रेनफॉल जो होती है वो क्या रहती है, कम रहती है, ठीक है, रेनफॉल कम रहती है। अब ये कैसे कलर की होती है, रेडिश कलर की होती है, रेडिश कलर की होती है। क्यों होती है, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ द आयरन, आयरन की कमी रहती है इसमें, और एंड द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब फाउंड कहाँ कहाँ पे मिलती है अपन को, उड़ीसा में मिलेगी, सारे ये वाले स्टेट्स लिख देने अपन को, उड़ीसा में मिलेगी, छत्तीसगढ़ में मिलेगी, और पैडमंड जोन जो होता है मतलब वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, कुछ वेस्टर्न घाट में भी अपन को मिलेगी ये तो कोस्टल एरिया होगा, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये वाला घाट होता है वेस्टर्न घाट। अब ये टर्न्स येलोइश टू दी हाइड्रेटिंग फॉर्म, जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आती है ना, वैसे ही इसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है। अब इसमें क्रॉप्स कौन सी होगी, टी होगी, कॉफी होगी, रबर होगी, और जो भी प्लांटेशन क्रॉप होगी ना, वो प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है, बहुत एक बड़ा फील्ड होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है, और उसमें केवल एक ही टाइप की क्रॉप उगाई जाती है, या तो टी उगाएंगे, या फिर कॉफी उगाएंगे, या रबर उगाएंगे, या बैम्बूज उगाएंगे, या फिर बनानास उगाएंगे। तो फिर है ना, ये क्या, इस वाली फार्मिंग को क्या बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप या प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो हो गया रेड एंड येलो सॉइल, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना कि इसका कलर रेड कैसे हो जाता है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द आयरन। अब लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल पहले तो देखो ये ऐसी होती है। अब ये कैसे बनती है, इसका हाई टेम्परेचर रहता है और हैवी रेनफॉल रहती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल रहती है। अब ये कहाँ कहाँ मिलती है अपन को, वेस्टर्न घाट में मिलती है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलती है। वापस बता देती हूँ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ कहाँ मिल रही है, वेस्टर्न घाट में, मतलब कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट में मिलती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया और यहाँ पर मिलती है, ठीक है, और यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सस्टेनेबल फॉर द कल्टीवेशन विद द एडिक्वेट मैनर्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे अच्छी फर्टाइल सॉइल है, ये भी यहाँ पे अच्छी खासी खेती होती है, ठीक है। लो ह्यूमस रहता है, ह्यूमस क्या रहता है, कम रहता है ना, डिकम्पोज डिस्ट्रॉय बाय द हाई टेम्परेचर। और यहाँ पे कहाँ कहाँ मिलेगी अपन को, कर्नाटका में मिलेगी, केरला में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी, मध्य प्रदेश में मिलेगी, उड़ीसा में मिलेगी, और हिली एरियाज में मिलेगी जैसे कि असम। और क्रॉप्स क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप समझ जाना, टी होगी, कॉफी होगी, रबर होगा, बैम्बू होगा, तो वो सब आप समझ जाना, ठीक है। एसएस ले लो। उसके बाद एरिड सॉइल, अपन कहाँ रहते हैं, आप लोग अलग अलग जगह से ये वीडियो देख रहे होंगे, सब लोग एक बार कमेंट कर देना कि आप लोग कहाँ से हो। तो ये क्या है, एरिड सॉइल। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो मतलब एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे बहुत रेनफॉल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। तो फॉर्मेशन कैसे होगा, हाई टेम्परेचर एंड द लो रेनफॉल। यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है, लो रेनफॉल रहती है ना, इसलिए तो ये पूरी लैंड है, इसके क्रैक्स आ गए, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, वाटर नहीं है, रेनफॉल नहीं हुई। इसका टेक्सचर कैसा रहता है, सैंडी रहता है। अगर आप ऐसे उठाओगे ना तो वो यहाँ से निकल जाएगी, इतने स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इसके। तो ये सैंडी होती है, सलाइन होती है नेचर में। सलाइन का मतलब बहुत खट्टी होती है, कभी मिट्टी खा के देखना, खट्टी लगेगी। फिर उसके बाद लोकेशन क्या होती है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलती है अपन को। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, कौन सा पार्ट, ये वाला, ये नॉर्थ था, ये वेस्ट था, तो इस एरिया में अपन को ये मिलेगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अपन को कहाँ मिलती है, वेस्टर्न पार्ट में मिलती है, राजस्थान यहाँ पे मिलेगी, राजस्थान है यहाँ पे, तो ये अपन को कहाँ मिलेगी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम दी कल्टिवेबल। अगर देखो ऐसा नहीं है कि सॉइल बेकार है,
अगर इसको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए ना तो ये क्या हो जाएगी, फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट हो सकती है। तो लैक ऑफ ह्यूमस मॉइस्चर बिकॉज द ड्राई क्लाइमेट एंड द हाई टेम्परेचर मेक इवेपोरेशन फास्टर। इवेपोरेशन क्या होता है, पानी को क्या कर लेना, इवेपोरेट कर देना। तो क्या हो गया, इसमें ह्यूमस नहीं है, इसमें मॉइस्चर नहीं है, तो जैसे ड्राई क्लाइमेट होता है और टेम्परेचर हाई होने लगता है ना, तो ये क्या होता है, इसका पूरा जो वाटर होता है वो प्रिसिपिएट हो जाता है। फिर उसके बाद सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। ये इसको सलाइन ये इसलिए हो जाती है, सलाइन ये इसलिए हो जाती है क्योंकि क्या होता है, सलाइन ये इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें क्या रहता है, सॉल्ट रहता है। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय द इवेपोरेटिंग वाटर। और वो सॉल्ट कैसे रह जाता है, वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है और उसके जो सॉल्ट रहता है वो रह जाता है। उसके बाद है फॉरेस्ट सॉइल। अब फॉरेस्ट सॉइल कुछ ऐसी है, ये फॉरेस्ट है और इसमें क्या है, सॉइल है। फॉर्मेशन कैसी होगी, मैकेनिकल वेदरिंग बाय द स्नो, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगी, हिली एरियाज में मिलेगी जैसे कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है सफिशिएंट रेनफॉल फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ऐसा एरिया है कि हाँ रेनफॉल हो भी जाती है और नहीं भी होती है बट काम चल जाता है। फीचर्स क्या है, डिफर बेस्ड ऑन लोकेशन। अलग अलग लोकेशन की बात है वो, जहाँ जहाँ अलग अलग लोकेशन की बात है। कई जगह है जहाँ पे बारिश हो जाएगी वहाँ पे अच्छी सॉइल है, जहाँ नहीं होगी वहाँ नहीं होगी। लूमी एंड द सिल्टी आर द वैली साइड्स, courses grained in upper slopes, silt of the lower part of the valleys, particularly in the river terraces and the alluvial sands is fertile। तो है ना, fertile रहती है। कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा कि ऐसा एज इट इज लिख देना, कुछ भी डरने या घबराने वाली बात नहीं है। ये मैंने एक पूरा सॉइल के टाइप्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पूरा चार्ट बना दिया है, इसको पूरा कंक्लूड कर दिया है। जो भी जितने भी टाइप्स है ना, जैसे ये सारे क्या है, टाइप्स है, ये पूरे टाइप्स लिख दिए है ना। फॉरेस्ट, माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड येलो सॉइल, एरिड सॉइल। ठीक है, ये सारे सॉइल है। कहाँ कहाँ मिलेगी वो लिख दिया यहाँ पे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो लिख दिए मैंने यहाँ पे। इसकी क्रॉप्स क्या है वो लिख दी मैंने यहाँ पे। कुछ भी नहीं है, एक बार इसको पढ़ जाना, पॉइंट्स तो आप लोग अपने आप बना लोगे। लिखना कैसे है, टॉपिक लिखना है एलुवियल सॉइल, उसके बाद पॉइंट्स में लिखना है सारे आंसर्स। पैराग्राफ में कोई भी आंसर नहीं लिख कर आएगा, सबको पॉइंट्स में आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद आप ये लोग देख लो, इसको देख लो एक बार, एसएस ले लो इसका, हटू मैं। अब देखो नेक्स्ट, तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो होता है वो खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग देखिए, आपको पसंद आएगा तो प्लीज प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और थैंक यू।